नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित हम देख रहे थे राजस्थान जीके, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास हमने शुरू किया था क्योंकि एग्जाम जो हो रहे हैं एग्जामों के अंदर हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी और आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की बुकें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज हमारी इतिहास की ये क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे गुर्जर परतियार वंश के बारे में दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया भी जाएगा हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा। इसके अलावा क्लास 1 और क्लास 2 आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आज जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर इनके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले कार्य कीजिए कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलते हैं आज की इस क्लास की और दोस्तों। जो जानकारी हमारी किताबों के हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, लेकिन आपको अतिरिक्त जानकारी भी हम देंगे जिससे आपका संपूर्ण है वो तैयारी हो सके दोस्तों। तो चलिए मित्रों, परतियार वंश यानी गुर्जर परतियार वंश की हम बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले परतियार शब्द का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। परतियार जो हमने शब्द देखा है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या अर्थ होता है? द्वारपाल या चौकीदार दोस्तों। सर्वप्रथम परतियार वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। वहां पर गुर्जर परतियार नहीं मिलता है, वहां पर सिर्फ गुर्जर मिलता है। गुर्जर जाति का उल्लेख है जो हमें ऐहोल अभिलेख है उससे मिलता है। परतियारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। अब यहां से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि परतियारों ने जो लक्ष्मण का वंशज माना गया है वो कौन से अभिलेख के अंदर इनको माना गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि परतियारों को कौन से अभिलेख में लक्ष्मण का वंशज माना गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि गुर्जरों को जो परतियार है इनको लक्ष्मण का वंशज है वो किस अभिलेख में माना गया। तो याद रख लेना ग्वालियर अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अगला देखिए, अल मसूदी ने परतियारों को अल गुर्जर कहा है। अल मसूदी ने जो परतियार है इनको क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के बारे में सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है। तो उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने दिया है चंद्रबरदाई के बारे में। अब देखिए क्या कहा गया है यहां पे, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्नि जो कुंड है वो यज्ञ किया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई, और उसमें बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ है उन्होंने आबू पर्वत है उस पर अग्निकुंड यज्ञ किया था, जिसके अंदर 4 जातियां निकल कर आई थी राजपूतों की। इनमें देखिए पहली है आपकी परतियार यानी गुर्जर परतियार, ये थी आपकी उत्तर भारत के अंदर। 2 नंबर पे कौन सी आ रही है? परमार। परमार थी मालवा क्षेत्र में। कहां पर? मालवा में। आगे आ रही है आपके चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी ये गुजरात क्षेत्र के अंदर। कहां पर? गुजरात क्षेत्र में। और चौहान है ये आपके सांबर। हमने पढ़ा था ना अजमेर के सुहान, तो सांबर से ही उत्पत्ति हुई थी उनकी, तो सांबर दोस्तों। ये अग्निकुंड है उसके अनुसार माना गया है, जो वशिष्ठ ऋषि द्वारा किया गया अग्निकुंड यज्ञ है उसके द्वारा 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई जो आपके सामने है दोस्तों। यह पहला तो यह है उत्पत्ति की जानकारी। दूसरा है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है संग, कुषाण, हूण आदि विदेशियों की संतान मानकर अग्निवंशीय सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कर्नल जेम्स ने टोड किया था। तो परतियार खंजर नामक विदेशी जाति से क्या हुए? उत्पन्न हुए। किसने कहा? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। तीसरा देखिए, हमें तीसरे की बात करें तो वो आती है हैन-सांग के अनुसार। हैन-सांग के अनुसार अगर हम देखें, हैन-सांग ने क्या बताया? हैन-सांग की पुस्तक थी सियोकी। सियोकी के अनुसार परतियारों का क्षेत्र कुचेला यानी गुजरात, राजधानी पीलोमोली यानी बीनमाल नागौर, ये राजधानी थी। ये किसने बताया दोस्तों? ये बताया था ह्वेन-सांग ने, चीनी यात्री ने। अब आगे देखिए मुणोत नेन्सी ने क्या बताया है।
मुणोत नैन्सी ने प्रत्यारू की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुणोत नैन्सी ने प्रत्यारू की कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाएं बताइए दोस्तों। अब देखिए यहां पे गटियाला शिलालेख है, इसके अनुसार प्रत्यारों की शाखा मंडोर व बीनमाल। गटियाला अभिलेख के अनुसार दो शाखाएं बताई गई है, एक तो मंडोर, दूसरी बीनमाल। अब देखिए यहां से और क्या क्या सिद्धांत है उत्पत्ति के बारे में, तो वो देख लीजिए। एक बार मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ऊपर आप जो साथी नोट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तीन तो यहां पर हमने देख लिए। देखिए मैं आपको तीसरा, दो ही देखिए, तीसरा बता दूं आपको। डीआर भंडारकर के अनुसार, भंडारकर ने क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मण उत्पत्ति का बताया, यानी कि ब्राह्मण से ये क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ये किसने बताया मित्रों? भंडारकर ने, कि ब्राह्मण से ये क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। इनके अलावा जॉर्ज कैनेडी है ना, जॉर्ज कैनेडी ने क्या बताया? जॉर्ज कैनेडी ने बताया कि जो गुर्जर प्रत्यार है ये कहां के हैं? ईरानी मूल के माना, ईरानी मूल माना इनका, कि ये ईरानी मूल के हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। पांचवा है वो है कनिगम के अनुसार। किनके अनुसार? कनिगम के अनुसार। कनिगम ने क्या कहा कि राजपूत है वो कुषाण वंशी है। कैसे हैं? कुषाण वंशी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजपूत है जो क्या है? कुषाण वंशी है। तो ये जो मुख्य सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिए, जबकि आपकी जो किताबें हैं उनमें दो ही बातें बताई गई है दोस्तों। तो मित्रों अब तक हमने जो देखा है वो सिर्फ देखा है कि गुर्जर प्रत्यार या राजपूत है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज हमने देख ली। अब हम चलते हैं गुर्जर प्रत्यारों की जो शाखाओं की ओर। सबसे पहले एक थोड़ी नॉर्मल सी जानकारी मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए मित्रों यहां पे देखिए, हम चलते हैं वहां से पहले एक जानकारी ले लें कि प्रत्यारों की कुल देवी है चामुंडा माता, और दो शाखाओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे, मंडोर शाखा और दूसरी हमारी चाहे बीनमाल बोल दो चाहे उज्जैन बोल दो, उस शाखा के बारे में। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रत्यार, यही चीज पढ़ रहे हैं ना हम, गुर्जर प्रत्यार। गुर्जर प्रत्यार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अब देखिए यहां पे जो गुर्जर है ना, इस गुर्जर का अर्थ क्या होता है? गुर्जारतर, गुर्जरात्र, गुर्जरात्र, गुर्जरात्र यानी जोधपुर और पाली के जो मध्यवर्ती का भाग है, जोधपुर और पाली के बीच का जो भाग है ना, उस क्षेत्र को गुर्जरात्र कहा जाता है। अब यहां पे हमारे बच गया प्रतिहार। प्रतिहार शब्द है ना, ये आपकी प्रतिहार, ये जाति या कोई पद होता है ना उसका सूचक है, जाति या पद का सूचक है दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार, आपको अर्थ हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका पता तो होना चाहिए ना कि होता क्या है दोस्तों। ये तो याद रखना है, गुर्जर एक गुर्जारतर जो क्षेत्र है जोधपुर और पाली का मध्य, उसको कहा जाता था। प्रतिहार जाति या पद को कहा जाता है दोस्तों। यहां से मैंने एक जानकारी भी दी थी आपको कि महणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है दोस्तों। 26 शाखाओं का उल्लेख है जो उन्होंने किया है दोस्तों। एक जानकारी और, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग चीनी यात्री जो कहां पर आया था? जो आया था बीनमाल। उसने दो शब्द काम में लिए थे। अपनी जो वर्तांत है सियुकी वर्तांत था उसका, सियुकी उसका वर्तांत था, उसमें दो नाम लिए थे। एक नाम लिया था कुचेलो, कुचेलो, इसका अर्थ क्या बताया उन्होंने? कुचेलो यानी गुर्जर प्रदेश की राजधानी। और एक लिया था पीलीमोलो, 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 पीलीमोलो का मतलब क्या था? भीनमाल, इसका मतलब है भीनमाल। और कुचेलो का मतलब, कुचेलो का मतलब क्या? गुर्जर प्रदेश की राजधानी। ये दो शब्द उन्होंने काम में लिए थे, कुचेलो गुर्जर प्रदेश की राजधानी, पीलीमोलो यानी भीनमाल दोस्तों। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब गुर्जर प्रतिहारों की जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें चार शाखाएं हमारे आएगी। एक तो आएगी आपकी कौन सी? मंडोर, जो ये रही आपकी पहली शाखा, तो यही रही। दूसरी शाखा हमारी आएगी बीनमाल, मेड़ता भी आई थी लेकिन मेड़ता कुछ दिन के लिए। बीनमाल के बाद हम चलेंगे उज्जैन। कहां पे चलेंगे? उज्जैन चलेंगे। उज्जैन के बाद हम चलेंगे कन्नौज, और यहां पर जब तक पहुंचेंगे तब तक गुर्जर प्रतिहार हमारा क्या हो जाएगा? टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम करने वाले हैं वो मंडोर शाखा का अध्ययन है, वो हम करने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं मंडोर शाखा की ओर, हम देखते हैं मंडोर शाखा में क्या होता है दोस्तों। मंडोर शाखा के अंदर
अगर हम बात करें तो सबसे पहले शासक आते हैं हरिश्चंद्र दोस्तों। कौन आते हैं? हरिश्चंद्र यहां पर शासक आते हैं दोस्तों। देखिए, परतियार वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परतियार वंश का संस्थापक बोले, आदि पुरुष बोले या मूल पुरुष बोले, किनको कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या थी हरिश्चंद्र की? रोहिलिद्दी। इनकी मुख्य जो उपाधि थी वो क्या थी? रोहिलिद्दी थी दोस्तों। क्या थी उपाधि? रोहिलिद्दी थी। पत्नी भद्रा जो क्षत्रिय महिला थी। देखिए मित्रों, यहां से एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, यहां से आप ध्यान से देना। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी दोस्तों। तो ब्राह्मण पत्नी से जो उत्पन्न वंशज है वो ब्राह्मण परतियार कहलाए। जो एक तो थी ब्राह्मण पत्नी, क्या थी? ब्राह्मण पत्नी। जिनसे जो उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए? ब्राह्मण परतियार। और क्षत्रिय पत्नी जिसका नाम था भद्रा से उत्पन्न संतान है वो क्षत्रिय परतियार कहलाए। और भद्रा के ही 4 पुत्र थे जिनके नाम देखिए, योगभट, कक, रज्जिल और दद भी मिलता है, दह भी मिलता है, अलग अलग नाम है इसके। तो ये है दोस्तों। और इन चारों ने मिलकर क्या किया था? मंडोर पर अधिकार किया था दोस्तों। अब देखिए मित्रों, अगर हम मंडोर पर चलते हैं और मंडोर का जब हम अध्ययन करते हैं मित्रों, तो जो मंडोर के गुर्जर परतियार है उनकी वंशावली कहां से स्टार्ट होती है? उनकी वंशावली होगी आपके रज्जिल से। हरिश्चंद्र है संस्थापक और जो वंशावली हमें मिलती है वो मिलती है रज्जिल से। अब हम करते हैं रज्जिल की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हरिश्चंद्र से आपके यही बनने वाला है, वो बनने वाला है कि गुर्जर परतियारों का आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा जाता है, या गुर्जर परतियार वंश का संस्थापक कौन है, उनकी रोहिलिद्दी के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आ रहा है आपके रज्जिल दोस्तों। रज्जिल मंडोर के परतियारों की वंशावली की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। और 560 ईस्वी के अंदर, कब? 560 ईस्वी के अंदर रज्जिल ने मंडोर पर अपनी स्थापना, मंडोर के अंदर परतियार वंश की स्थापना की और मंडोर को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली मंडोर को दोस्तों। समझे आप? रज्जिल ने राजसूय यज्ञ भी किया था। राजसूय यज्ञ भी किसने किया था? रज्जिल ने किया था दोस्तों। इतनी ही जानकारी आपको रज्जिल के बारे में रखनी है। रज्जिल ने मंडोर पर अधिकार कर 560 ईस्वी के अंदर गुर्जर परतियार वंश की स्थापना यहां पर की और राजधानी मंडोर को बनाई। और जो वंशावली मिलती है मंडोर के परतियारों की वो रज्जिल से ही मिलती है दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे आते हैं दोस्तों, वैसे तो नरभट्ट आएंगे जो रज्जिल के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनके बारे में आपको कोई विशेष जानकारी है वो नहीं मिलती है दोस्तों। इनके बाद आएंगे नागभट्ट प्रथम, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, विशेष तौर से अध्ययन करना है। नागभट्ट जिन्होंने राजधानी परिवर्तित की और मंडोर से मेड़ता ये राजधानी लेकर आ गए। मेड़ता से आगे और जाएंगे ये, और इनके हम भीनमाल शाखा के अंदर अध्ययन करेंगे आगे दोस्तों। नागभट्ट के बाद है जो शासक आते हैं वो आते हैं दोस्तों बाउक। कौन आते हैं? वैसे तो तात आते हैं, सिलुक आते हैं, जोट आते हैं, कक आते हैं, फिर बाउक आते हैं, लेकिन जो हमारी किताबों में उसके अकॉर्डिंग शासक कौन आएंगे। अब देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट ये प्रथम है ना, इनके बाद कौन आएंगे? तात शासक आएंगे। तात देख लेना आप, तात आएंगे, तात है ना। तात के बाद आएंगे सिलूक। कौन आएंगे? ये शासक है गुर्जर परतियार वंश के, ये क्या है? शासक है। ये क्या है? शासक। सिलूक यानी कि ये इस वंश का 10वां शासक था। सिलूक 10वां शासक है ये लगभग। इनके बाद जो मुख्य शासक है उनमें आएंगे जोट। कौन आएंगे? जोट। जोट के बाद में आएंगे कक। कौन आएंगे? कक, ये शासक है कक भी। और कक के बाद में आएंगे बाउक, जिनके बारे में हम यहां पे अध्ययन कर रहे हैं। बाउक देखिए, जानकारी मंडोर शिलालेख जोधपुर से इनके बारे में होती है बाउक ने। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किनकी? बाउक की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाउक से। यहां पे बाउक है ना मित्रों, 837 ईस्वी में, बाउक ने 837 ईस्वी की प्रस्तुति में अपने वंश का वर्णन है वो अंकित कराकर मंडोर के विष्णु मंदिर के अंदर लगाया था इन्होंने, जिसको हम मंडोर शिलालेख के नाम से जानते हैं। मंडोर शिलालेख यानी जो कहां पर है? विष्णु मंदिर मंडोर के अंदर है, वहां पर लगाया गया। कब लगाया गया? 837 ईस्वी के अंदर। 837 ईस्वी के अंदर। अब देखिए, हमने यहां पे देख लिया नागभट्ट प्रथम, फिर तात, फिर सिलूक, फिर जोट, फिर कक, उसके बाद बाउक आ गए। बाउक से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो शासक आएंगे वो आएंगे कक्कुक। कौन आएंगे मित्रों? कक्कुक आएंगे। देखिए, गटियाला से 2 शिलालेख प्राप्त हुए। कक्कुक
861 ईस्वी के अंदर, 861 ईस्वी के अंदर कक्कुक ने क्या किया, 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, जिन्हें हम गटियाला अभिलेख के नाम से जानते हैं। बहुत जगह पढ़ा है ना मित्रों आपने, गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख। ये 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे गटियाला अभिलेख के अंदर दोस्तों इन्होंने। यही है, गटियाला से 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए। कब के हैं, 861 ईस्वी के हैं, और कक्कुक ने ये क्या करवाए थे, उत्कीर्ण करवाए थे। इंदा पर्तियार 12वीं शताब्दी, ये मंडोर का राव, इसने मंडोर को राव चूड़ा को देज में दे दिया। पर्तियार थे मंडोर के अंदर, लेकिन जो इंदा पर्तियार आता है उसने क्या किया, देज के अंदर राव चूड़ा को अपनी बेटी दी, और बेटी के साथ मंडोर की जो है सिस्टम है वो किसको दे दिया, राव चूड़ा को देज में दे दिया। तो यहां से हम मंडोर है वो तो हमारा क्या हो जाता है, खत्म, गुर्जर प्रतिहारों से मंडोर खत्म हो जाता है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि नागभट्ट प्रथम है ना, वो राजधानी मंडोर से कहां लेकर आ गया है, मेड़ता लेकर आ गया है। अब आगे चलिए मित्रों, मेड़ता की ओर हम चलते हैं। अब देखिए बीनमाल शाखा, बीनमाल, जालोर, कनौज, उज्जैन, यही शाखा है दोस्तों। तो हम क्या पढ़ रहे थे मित्रों, हम पढ़ रहे थे नागभट्ट प्रथम। हमें वापस नागभट्ट प्रथम की ओर लौटना है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम है वही कहां लेकर आया था राजधानी को, वही राजधानी को कहां लेकर आया था, मेड़ता लेकर आया था दोस्तों। अब देखिए नागभट्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहां पर नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है दोस्तों। बीनमाल प्रतिहार शाखा का क्या है, ये संस्थापक है। बीनमाल प्रतिहार शाखा है उसका क्या है, ये संस्थापक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पे आगे देखिए, इनका उपनाम नागावलोक, उनका उपनामों की अगर हम बात करें तो नागावलोक, इसके अलावा नारायण का अवतार, इसके अलावा इनको कहा जाता है मलेच्छु का नाशक, मलेच्छु का नाशक, मलेच्छु का नाशक भी इनको कहा जाता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। यह मलेच्छु का नाशक जो नागभट्ट को कहा गया है ना मित्रों, यह किस में कहा गया, ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। और उसी ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर क्या बताया गया है, प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज। ग्वालियर प्रशस्ति है किसकी है मित्रों, मिहिर भोज ने लिखाई थी, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। यहां पे नागभट्ट प्रथम है वो पहले तो कहा जाता है, पहले तो कहा बीनमाल प्रतिहार शाखा का इन्होंने संस्थापित किया, और उसके बाद यह चला गया उज्जैन, और राजधानी किसको बना ली इसने, उज्जैन को राजधानी बना ली दोस्तों। सबसे बड़ी बीनमाल इसकी प्रथम राजधानी हो गई, और द्वितीय राजधानी इसने क्या कौन सी बनाई है, उज्जैन को राजधानी बनाई है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखनी है आपको, वो देखिए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को, और जालोर के जो गुर्जर प्रतिहार है उनका भी संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम है। इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए नारायण का अवतार या नारायण की उपाधि इनको दी गई, नागावलोक की उपाधि दी गई, और ग्वालियर अभिलेख के अंदर मलेच्छु का नाशक भी किसको कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है दोस्तों। अब आगे चलिए, नागभट्ट से आगे हमने पढ़ा था कक्कुक के बारे में। कक्कुक के बारे में देख लीजिए, यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा तो यहां से जानकारी मिलेगी। कक्कुक देखिए निर्माण, मंडोर में विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण कराया, जो राज्य का दूसरा विजय स्तंभ है। पहला कहां पर है, राज्य का प्रथम विजय स्तंभ है वो भीमलाट के अंदर है, बयाना भीमलाट के अंदर दोस्तों, प्रथम विजय स्तंभ। और ये जो मंडोर में विजय स्तंभ का कक्कुक ने निर्माण कराया, ये दूसरा विजय स्तंभ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें। अब हमारे जो नेक्स्ट मुख्य राजा आते हैं, शासक आते हैं, वो आते हैं वत्सराज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं वत्सराज। वत्सराज देखिए, वत्सराज पुत्र किनके हैं, देवराज का पुत्र है। वत्सराज किनका पुत्र है, देवराज का पुत्र है दोस्तों। अब आगे चलिए, इनका उपनाम है इनका रणहस्तीन। इनका उपनाम क्या है, रणहस्तीन इनका उपनाम है दोस्तों। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज को। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, वत्सराज को माना जाता है। अब देखिए जो वत्सराज है ये 783 ईस्वी में शासक बनता है, और 795 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। और इसी के समय शुरू हो जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, जो लगभग 200 वर्ष यानी 8वीं से 10वीं सदी तक चलता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 शक्तियां आई है यहां पे। ये आपका ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसको आप मान लो कन्नौज। ये क्या आपका कन्नौज है, इस पर ये 3 शक्तियां हैं, जिनमें देखिए उत्तर से तो चली गई है आपकी, उत्तर भारत से तो कौन चले गए, गुर्जर प्रतिहार, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं।
दक्षिण भारत से आ गए हैं कौन, राष्ट्रकूट आ गए हैं, और बंगाल से आ गए हैं पाल वंश। ये तीनों चाहते हैं कि कन्नौज पर हमारा अधिकार हो, और ये किसके समय, वत्सराज के समय क्या होता है, शुरू होता है दोस्तों। तो ये हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू। अब देखिए यहां पे वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। कौन से युद्ध में, कौन से युद्ध में पराजित किया था, मुंगेर है, मुंगेर कहां पर है, बिहार में, वहां पर युद्ध होता है, और उसके अंदर धर्मपाल को वत्सराज ने कर दिया पराजित। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है ना, उसने क्या कर दिया, वत्सराज को पराजित कर दिया। अब ध्रुव है, उसने वत्सराज को हराया, वत्सराज को हराकर जो कन्नौज का शासक था ना इंद्रयुध, उसको भी क्या कर दिया, पराजित, और क्या कर लिया, कन्नौज पर अधिकार है जो ध्रुव ने कर लिया। ध्रुव प्रथम है ये जो जिसने क्या किया है, कन्नौज पर अधिकार किया है दोस्तों। आगे देखिए वत्सराज के समय क्या हुआ, उद्योतन सूरी ने कोयलायमाला ग्रंथ की रचना की, जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की। इसके अलावा जो वत्सराज है इसने ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण करवाया। महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वत्सराज ने। वत्सराज ने राजसूय यज्ञ भी किया था, राजसूय यज्ञ भी किसने किया था, वत्सराज ने किया था। दूसरी बात, इसको दो उपाधियां, एक तो रणस्थीन हमने उपलब्ध देख ली, एक तो रणस्थीन, दूसरी क्या थी, दूसरी थी जेवरा, जेवराह, ये उपाधि जेवरा, जेवरा मतलब वैष्णव धर्म का अनुयायी, ये उपाधियां वत्सराज की थी। वत्सराज के बाद अगला शासक आता है जो आता है नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। देखिए नागभट्ट के बारे में, जो क्या है, वत्सराज का पुत्र है। इसने कब से 795 से लेकर 833 ईस्वी तक शासन इसने किया है दोस्तों। इनकी उपाधियों की हम बात करें तो उपाधि के परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये क्या थी इनकी उपाधि थी दोस्तों। ग्वालियर लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, आंध्र प्रदेश, किरान, वत्स, कौशाम्बी पर क्या किया था, नागभट्ट द्वितीय ने अधिकार किया था मित्रों, इन पर क्या किया था, अधिकार किया था। और ग्वालियर अभिलेख के अंदर जो नागभट्ट द्वितीय है इसको कर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है, कर्ण भी ना ग्वालियर अभिलेख के अंदर इसको कहा गया है दोस्तों। इसके अलावा देखिए इन्होंने मत्स्य प्रदेश, मालवा, किरान, वत्स, कौशाम्बी पर तो अधिकार किया, लेकिन जो तुरस्क यानी मुसलमानों को पराजित इन्होंने किया और कर देने को उनको विवश किया। कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है ना, उसके तहत इन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रकूट शासक था ना गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूटों का शासन था कन्नौज पर, और गोविंद तृतीय उस समय शासक था कन्नौज का, गोविंद तृतीय, उसको इन्होंने क्या पराजित और क्या कर लिया, राजधानी बना ली कन्नौज, यानी कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया। 833 के अंदर, 833 का जब समय आता है उस समय नागभट्ट द्वितीय जीवित समाधि लेता है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी में जीवित समाधि ले लेता है दोस्तों। यह था नागभट्ट। नागभट्ट के बाद आते हैं हमारे रामभद्र। रामभद्र के पुत्र है मिहिर भोज, जो प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता है। मिहिर भोज ने अपने पिता का नाम, जिनका रामभद्र है, रामभद्र को क्या किया था, मार दिया दोस्तों। अब देखिए मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या कर दी, हत्या। और रामभद्र इतना ही है और कोई बड़ी जानकारी नहीं है, क्योंकि 833 तक तो नागभट्ट द्वितीय और 836 में आपका बन जाएगा मिहिर भोज। 836 के अंदर बन गया मिहिर भोज, जो 885 ईस्वी तक क्या रहा, शासक रहा। अब देखिए मिहिर भोज, उपनामों की अगर हम इसके बात करते हैं, उपनामों की बात करें तो आदिवरा, प्रभास पाटन, ये इसके क्या है, उपनाम है। आदिवरा या प्रभास पाटन, अरबू का मित्र, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, ये मिहिर भोज को कहा जाता है। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे प्रतापी राजा हुआ था प्रतिहारों के अंदर, वो था मिहिर भोज। सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। प्रतिहारों का पितरंता भी है, क्योंकि अपने पिता की इन्होंने क्या की थी, हत्या की थी दोस्तों। प्रतिहारों का प्रथम पितरहंता शासक दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। आगे देखिए दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा गया इसको। दौलतपुर जो अभिलेख है उसमें क्या कहा गया, मिहिर भोज को प्रभास, प्रभास की उपाधि इसको दी गई है दोस्तों। ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवरा की उपाधि है। ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसके अंदर इसको क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, आदिवरा। क्या कहा गया है, आदिवरा की उपाधि इसको दी गई है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र कहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए अरब यात्री था सुलेमान, उसने क्या कहा था,
अरबू का अमित्र या इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार, इसको कहा था दोस्तों। यह था आपका मिहिर भोज। प्रभास, प्रभास पाटन या प्रभास की उपाधि भी इसके पास थी, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके लिए। इतनी जानकारी है मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद जो गुर्जर प्रतिहार के अगले शासक आते हैं वो आते हैं महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों। महेंद्रपाल प्रथम जो शासक बने हैं 885 में और 910 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं दोस्तों। मिहिर भोज का क्या है, ये उत्तराधिकारी है, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी है दोस्तों। उपनाम देखिए निर्भयराज रघुकुल चूड़ामणि, इसके उपनाम देखिए निर्भयराज रघुकुल चूड़ामणि दोस्तों। आगे देखिए पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को पराजित किया। पाल, बंगाल के पाल, राष्ट्रकूट दक्षिण के, इन दोनों की संयुक्त सेना को इन्होंने क्या किया, पराजित किया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। इसके दरबार में था राजशेखर। इसके दरबार में कौन था, राजशेखर था, जिसकी देखिए रचनाएं, जो क्वेश्चन बहुत है, आप गुर्जर प्रतिहार पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा मिलेगा पक्का। राजशेखर की रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, प्रचंड पांडव। या इसके अलावा देखिए बाल रामायण है, भुवन कोश है, हरविलास है, हरविलास देख ली, प्रचंड पांडव है, और देखिए बाल रामायण, बाल रामायण ये भी आपके राजशेखर की है। बाल भारत, बाल भारत भी राजशेखर की है रचना। इसके अलावा भुवन कोश नहीं बताई यहाँ पे, तो भुवन कोश लिख लो, भुवन कोश ये भी किसकी है, ये भी किसकी है, राजशेखर की है। हरविलास बता दी। ये जो रचनाएं हैं यहाँ पे आपके सामने 7 रचनाएं मैं बता रहा हूँ ना, ये 7 की 7 रचनाएं किसकी है, राजशेखर की रचनाएं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे उपनामों की अगर हम बात करते हैं, जैसे निर्भय राजा मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा रघुकुल चूड़ामणि बता दिया, महिषपाल, निर्भय राजा भी इसको कहा जाता था, महिषपाल, महिषपाल। उपाधियां परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर की इनको क्या थी, उपाधियां प्राप्त थी दोस्तों। इनके बाद शासक बनते हैं, वो बनते हैं भोज द्वितीय दोस्तों। कौन बनते हैं, भोज द्वितीय। उस समय भी क्या रहता है, उत्तराधिकारी संघर्ष है वो जारी रहता है। भोज द्वितीय के बाद आते हैं महिपाल प्रथम। 912 ईस्वी में ये शासक बनते हैं और 944 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इनकी उपाधि है रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि जो किसने दी थी, राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल का जो दरबारी कवि था ना, राजशेखर, उसने उपाधि दी थी रघुकुल मुकुटमणि दोस्तों। इसके अलावा विनायक पाल, हेरमपाल की उपाधियां इनको प्राप्त थी दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंदर तृतीय, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे नरेश इंदर तृतीय को ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को क्या कर दिया, नष्ट, ने पराजित कर दिया। महिपाल को वहां से पराजित कर दिया है, महिपाल को निकाल दिया और कन्नौज को बिल्कुल ही क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया दोस्तों। महिपाल प्रथम के समय ही अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। इसी के समय अल मसूदी भारत आया है, अल मसूदी है वो क्या आया है, भारत आया। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में आया हुआ, अल मसूदी भारत आया। और ये मान के चलो कि गुर्जर प्रतिहार है उस शाखा का अंतिम प्रभावशाली शासक है, वो भी कौन है, महिपाल प्रथम ही है दोस्तों। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राज्यपाल। कौन बनते हैं मित्रों, राज्यपाल दोस्तों। अब देखिए राज्यपाल, मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राज्यपाल वहां से डर गया, डर कर ये क्या हुआ, वहां से भाग गया। चंदेल राजा था गंड तथा उसके पुत्र विद्याधर ने आक्रमण कर राज्यपाल को क्या कर दिया, मार दिया। राज्यपाल या राजपाल इसने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन चंदेल राजा था गंड व उसका पुत्र था विद्याधर जिसने इसको क्या कर दिया, मार दिया दोस्तों। इसके बाद शासक बनते हैं त्रिलोचन पाल, जो गजनवी का 1019 में पुनः आक्रमण हुआ उस समय यह भी क्या होता है, मारा जाता है। अंत में शासक बनता है यशपाल, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या है, अंतिम शासक है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है यशपाल। अब देखिए मित्रों, क्लासें हमारी क्वेश्चनों की हो चुकी है, 3-4 क्लासें आ चुकी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, अलग अलग सर्च करोगे तो। बाकी गुर्जर प्रतिहार जो आपने यहां पे पढ़ा ना, आज तक जो एग्जाम हुए
चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। और यही गुर्जर प्रतिहार वंश है, इससे बड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश नहीं मिलेगा आपको। अब बाकी क्लासें आपको डिटेल में पढ़ते जाओगे, आंतरिक घुसते जाओगे तो क्वेश्चन वहां से आने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस हम पढ़े, वो आरबीएससी बेस हम पढ़े। तो प्रतिदिन हमारी ये क्लास 9 बजे आती है, इसको जरूर आप अटेंड करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,